चलिए, अर्बन एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से, जैसा कि एज वी नो कि इन्वायरमेंट का जो सेक्शन, जो जिन लोगों ने पीवाईक्यू को अच्छे से कर लिया होगा, पॉल्यूशन एक सस्टेनेबल टॉपिक है या एवरग्रीन टॉपिक है। आना ही आना है। इधर वो अर्बन एयर पॉल्यूशन हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, है ना। थोड़ा कमेंट करते चलना। चलो, सो ये जो अर्बन एयर पॉल्यूशन है, वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट यूएन हैबिटेट का, इसने बताया है अभी कि भाई इस ड्यू टू दिस पॉल्यूशन, अर्बन एयर पॉल्यूशन की वजह से 6.7 मिलियन जो है डेथ हुई है। बिफोर, मतलब उनकी मरने की का टाइम नहीं था, फिर डेथ है। तो आप ये जो डेटा है, आप लिख सकते हो मेंस में। ठीक है, चलो। तो ये डेटा है, मतलब बहुत सारे लोग प्रीमेच्योर डेथ होती है, ये पता है। एक लाइन तो ये होगी, ठीक है। प्री के लिए भी इट्स इम्पोर्टेंट। फॉर प्री के लिए टॉपिक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो। सो इसमें एयर क्वालिटी जो 6th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट था, इसमें दिल्ली रैंक कर रहा था मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। दिल्ली को सबसे ज्यादा हाँ। प्रदूषित वाला शहर माना गया है। एक मिनट, किसका क्या क्या होने गया। रेस पर नहीं, रेस पर तो कुछ नहीं। चलिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें, नाउ 9 आउट ऑफ द 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया। 10 में से 9 जो है वो इंडिया में ही है पॉल्यूटेड। हमारा क्या होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। शुभो एंड ज्योति, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। तो रीजन क्या है इसका? रीजन कुछ तो मेट्रोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है कि भाई कहीं पे लो रेनफॉल है, विंड है, ठीक है, धीमी हवाएं हैं। तो कई बार क्या होता है ये, आप देखोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आप देखोगे कि वीक विंड इन विंटर एंड लो रेनफॉल इन सितंबर अक्टूबर लीड टू पॉल्यूशन स्टैग्नेशन। कई बार सर्दियों के टाइम में अगर हम देखें तो कमजोर हवाएं और सितंबर अक्टूबर में जो कम बारिश होती है, उसके वजह से जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट रुक जाता है, कुछ देर के लिए ही सही। ठीक है, इसको पकड़ के चलना अलग से। अब इस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे फिर से। और रीजन क्या है इसमें? तो भाई एयर शेड डायनामिक्स से अगर हम बात करें, तो एयर शेड में दिल्ली का जो 50% PM2.5 जनरेट करता है। और पोल्यूशन की बात करें तो और हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश सेकंड एंड थर्ड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, डस्ट स्टॉर्म की बात करें तो ये सहारा और रेगिस्तान जो आपका डेजर्ट एरिया है, ठीक है, कंट्रीब्यूट्स टू ओजन फॉर्मेशन। अब ध्यान से समझना, मैं एकदम आराम आराम से बता रहा हूं। अभी ध्यान से नहीं सुना तो फिर मुश्किल होगी। सहारा एंड थार जो रेगिस्तान है, वहां से जो डस्ट आता है वो ओजोन फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। इस पे भी अभी बात होगी। ठीक है, चलो। टोपोग्राफी की बात करें, स्थलाकृति, तो हिमालय पहाड़ प्रदूषकों को फंसा लेते हैं और भारत की स्थिति बिगड़ जाती है। यानी कुल मिला के जो ट्रैप में, एक जो हिमालयन ट्रैप पॉल्यूटेंट जो है, वर्स पॉल्यूटेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, टेम्परेचर इन वर्जन की बात करें तो कूलर जो एयर है गेट्स ट्रैप नियर द ग्राउंड, प्रिवेंटिंग पॉल्यूटेंट
डिप्रेशन, ठंडी हवा जमीन में आके फंस जाती है और प्रदूषकों को का जो फैलाव है वो रुक जाता है। एक मिनट, अब इस पे भी बात होगी। अभी इन्हीं तीन टॉपिक पे बात होनी है और लंबा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा, ठीक है। कुछ फैक्चुअल देखेंगे, अभी ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है प्री के लिए। यहां से क्वेश्चन आता रहेगा, ठीक है। चलो, अब बात कर ले यार, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में तो स्लैब बर्निंग है, पंजाब हरियाणा में होता है, उसकी वजह से भी जो एयर क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, पुअर हो जाता है ना, टॉक्सिक हो जाता है। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल जो फैक्टर्स है, उसमें कंस्ट्रक्शन है, डिमोलिशन वेस्टेज है, हाई व्हीकल डेंसिटी है ना, अनसाइंटिफिक वाटर डिस्पोजल है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इमिशन है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इमिशन से आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो राजकोट और पुणे जो है, ये फैक्चुअल जो है, ये इफेक्टेड एरिया है, ठीक है। अब बात कर ले जरा सा एडिशनल सोर्सेज में, बायोमास जो है आप बर्न कर रहे हो, फेस्टिव प्रैक्टिसेस है, कई बार पटाखा वगैरह जो जलाते हो उससे भी हो जाता है, होता ही ऑब्वियस है। तो ये सब चीजें हैं, मोटी मोटी चीजें हो गई। सो कंसर्न क्या है, ड्यू टू द अर्बन एयर पोल्यूशन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक लॉसेस होगा क्योंकि प्रीमेच्योर डेथ हो रही है, ठीक है। डैमेज टू स्ट्रक्चर जो है, आप स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है वो, ताजमहल उसका एग्जाम्पल है ना। अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट जो है, ग्रीन कवर एरिया जो है बहुत कम है शहर में। अच्छा, ये सब मोटी मोटी चीजें हैं ना। इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम डिग्रेडेशन की बात करें तो इकोसिस्टम भी एसिड जो रेन है उसकी वजह से क्या हो जाता है, वाटर बॉडीज है, फॉरेस्ट है, सब डिग्रेड हो रहा है, एसिड रेन से इसको हार्म पहुंचता है, ठीक है। ओजोन डिप्लेक्शन से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो वीकेंड प्लांट रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस, ओजोन क्षति से पौधों की प्रकाशलेशन की क्षमता घटती है। तो गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए स्टेप लिया है भाई, 19 में ये पॉलिसी लेके आई है भाई, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, ठीक है। वो 131 जो ये है आपका, उसको पूरा कवर करता है, क्या उसमें 26 तक एक पॉलिसी लेके आई है कि भाई PM का जो लेवल है, PM मीन्स पार्टिकुलर मैटर है ना, 40% की कमी का लक्ष्य। टारगेट क्या है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP 2019 में आया है। टारगेट है इसका कि 131 सिटीज में 40% रिडक्शन होना चाहिए PM का लेवल जो है, कब तक, 2026 तक, ठीक है। गार्डेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ये दिल्ली NCR में हो रहा है, ठीक है। एयर इसके लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट 21 में लाया गया, ये भी मैनेज करेगा दिल्ली NCR का एयर क्वालिटी को, ठीक है। कुछ रूल्स है, CPCB रेगुलेशन है, ये 1986 से गवर्न हो रहा है, एक्ट जो है उससे गवर्न हो रहा है। जितना मैं प्री लगा रहा हूं उतना आप करते चलिए, ठीक है। मिसबा जी गुड इवनिंग। चलो, अब जिन जिन लोगों ने एनवायरनमेंट का सेक्शन जो मॉर्निंग वाली क्लास है उसमें कर लिया है मोस्टली, है ना, 2011 बचा हुआ है। अब मुझे अभी तक बताओ उसमें से क्या आप लोगों को ये इजी टॉपिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। अभी हम इस पर भी और चलेंगे भी, ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, एक सफर पोर्टल भी लाया गया है, गवर्नमेंट लेके आया, इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, ठीक है। प्रोवाइड एयर क्वालिटी फोरकास्ट एंड पब्लिक एडवाइजरी, कि भाई आज का मौसम जो है उसमें ये प्रदूषण PM का लेवल ये है, रेड ग्रीन, है ना, इस तरह से आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा।
अगर व्हीकल की बात करें, वेस्कुलर पोल्यूशन कंट्रोल की बात करें, या व्हीकल, सॉरी, व्हीकल पोल्यूशन कंट्रोल की बात करें, तो यूज ऑन सीएनजी यूज हो रहा है, एलपीजी हो रहा है, BS6 स्टेज है, एथेनॉल ब्लेंडिंग है, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ये सब गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। इलेक्ट्रिक वाहन जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, ये इंट्रोड्यूस कर दिया है गवर्नमेंट ने। बहुत सारे काम हो गए। इसके अलावा 2030 तक, 2030 तक 50% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जनरेट होगा, वो 50% वो नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी होगी, यानी विच इज नॉट इन बेस्ड ऑन कोल। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, बायोमास जलाने की समस्या को रिड्यूस करना है और टू कर्ब बायोमास बर्निंग। ठीक है, ये सब स्टेप हो गया। उपाय क्या क्या है, उपाय पे हम नहीं जाएंगे, क्या क्या करने से क्या ये उपाय हो जाएगा। तो यार, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन है, अर्बन प्लानिंग एंड ग्रीन इनिशिएटिव लेना है। ठीक है, कोपेनहेगन में का जो ग्रीन वेब सिस्टम है, ये साइकिल चालकों के लिए ये भी एक ये लाया गया। टेक्नोलॉजिकल जो सोल्यूशन लेके आई गई है, अल्ट्रा लो सल्फर फ्यूल है, हाइड्रोजन फ्यूल है, फ्यूल सेल है, जो व्हीकल है, ये सब चीजें हो रही हैं। क्लाउड सीडिंग करके आप थोड़ा सा पॉल्यूशन का जो लेवल है उसको कम कर सकते हो। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो बायो रेमेडिएशन और बायो माइनिंग से लैंडफिल में आपकी घटनाएं कम हो गई है, यानी आप कूड़े को जमीन के ऊपर नहीं रख के उसको क्या कर दिया, डंप कर दिया जमीन के अंदर। ठीक है, एयर शेड हो गया। लैंडफिल प्रोजेक्ट से क्या हुआ है, इसी वायु गुणवत्ता में, एयर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है। दिल्ली में अभी कुछ एक डेढ़ साल में आप देख लेना, यहाँ भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसके लिए इंटीग्रेटेड जो पॉलिसी अप्रोचेस है, इसमें 1998 का एक मॉलडीव डिक्लेरेशन भी है कि इंटरनेशनल हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एयर शेड मैनेजमेंट की बात हो गई। ठीक है, ये सब चीजें प्री के लिए इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ यार, इसका जो ये है, आप AQI, ये पूरा रखना पड़ेगा आपको। नो इफ बट, अच्छा क्या है, गुड। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसका लिमिटेशन वगैरह जो है, या रेंज क्या है, 0 to 50। कलर कोड क्या होगा, ग्रीन होगा। दिल्ली जो है वो हमेशा इसके बीच में घूमता रहता है। ठीक है, तो ये कलर आप देख सकते हो, इसका रेंज देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या चीजें आप जो मॉनिटर करने की जरूरत होगी, तो पॉलिटेंट एंड उसका सिंबल क्या है, तो पॉलिटेंट देख लो, 10 माइक्रोन, PM10, PM2.5। बाकी चीजों के सिर्फ नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सबको मॉनिटर करने की जरूरत पड़ेगी। अब जरा जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कितनी चीजें आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने इन्वायरमेंट को अच्छे से किया है PYQ, ये कितना इजी लगा आपको। वापस चलते हैं तो इस टॉपिक पे जहां पे हमने छोड़ा था, कॉन्सेप्चुअल चीजें। कमेंट करके बताओ पहले जल्दी से। मयंक, ये सब आप लोगों ने मैंने क्लास में करवा दिया है ना, तो यही फायदा होगा थोड़ा सा। चलो, सुबो एंड राज, आप लोगों ने नहीं किया है क्या? चलो, अब थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजों पे आ जाओ, जहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। चलो ठीक है, तो ध्यान से पढ़ोगे तो मजा भी आएगा। हाँ, कुछ आप लोगों को यूट्यूब पे शेयर किया गया, आप वहां से भी देख सकते हो यार। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में, अभी कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, पर देखेंगे।
दो चीजें आप लोग को, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट दिया है, उसको भी आप कर लो। चलो, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, यूपीएससी कर सकती है ऐसे, कि भाई विंटर सीजन में प्रदूषण का लेवल कम हो जाता है या बढ़ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा विंटर में फॉग ज्यादा हो जाता है ना? उसका रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? तो विंटर सीजन में विंड जो है वो वीक पड़ जाता है, और सितंबर अक्टूबर में जो कम बारिश होती है, ठीक है, उसके वजह से जो पॉल्यूटेंट है वो नीचे जमीन, मतलब सरफेस लेवल पे ही रह जाता है। ये उसका दो रीजन है, ये है कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ सेकंड कॉन्सेप्ट पे। जो धूल भरी जो आंधी होती है, या फिर धूल भरा जो ये चल रहा है, वो ओजोन फॉर्मेशन में भी कंट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये सिंगल लाइन फैक्ट होगा। ठीक, जी बिल्कुल ट्रैप हो जाता है। और ठंडी हवा जमीन के पास फंस जाती है, इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, देखो, ये प्लेन एरिया है। जब प्लेन एरिया है तो यहाँ पे जो एयर होगा वो हल्की होगी, गर्म होगी, हल्की होगी, और ये ऊपर की तरफ जाएगी। और ऊपर वाली जो विंड है वो नीचे की तरफ आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ ठंडी है तो हेवी होगा, उसमें वेपर होगा, ठीक है, जलवाष्प होगा, ठीक है, वो नीचे आएगी। अब यहां से जो ये पॉलिटन लेके ऊपर जा रही है, इसको क्या किया, इस एयर ने ब्लॉक कर दिया, ट्रैप कर दिया इसी में। तो यहीं पे आसपास ही ये ट्रैप होके रह गया, फंस के रह गया। तो ये जो स्कैटर हो जाता है, पूरा पॉलिटन पूरा फैल जाता है जाके ऊपर में, वो ना होकर ये अर्थ के आसपास ही रह जाएगा। तो कई बार ठंडी हवा जो है, कोल्ड विंड जो है, वो ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोल्ड विंड आ रही है तो फिर गर्म होगी, गर्म होगी, लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि पॉल्यूशन ने के जो मॉलिक्यूल्स जो है वो उसको और हेवी कर देते हैं, तो वो वहीं रुक जाती है और ट्रैप में फंस गई। ये तीन कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आओ। ओजोन का डिप्लेक्शन से क्या होगा? क्या फोटोसिंथेसिस का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा? जवाब है यस, घटती है। ठीक है, बाकी चीजें फैक्चुअल। क्लियर है? देखो, ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन आएगा वो रीजन बेस्ड आएगा। ठंड में ही बारिश तमिलनाडु में क्यों होती है? मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और पिछले 6-7 सालों से आ रहे हैं, 7 to 8 ईयर से आ रहे हैं ये। ठीक है, चलो, न्यूज इन शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। क्या ये टॉपिक मैंने आज पढ़ाया मॉर्निंग में? अरे शेखर ने पूछा था ना, याद आया? हाँ, चलो, तो आपको कुछ भी नया मिल रहा है क्या? थोड़ा सा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जो दे रहा हूँ कम से कम उसको फोकस कर लो, उससे बाहर नहीं जाएगा। यही बात मैं पिछले 4-5 सालों से कह रहा हूँ कि क्वेश्चन तो यार 80 आ जाएगा, आप कितना करके आ रहे हो। चलो, बाजीराव की तलवार और मेरी जबान पे शक नहीं करते, है ना? चलो, ये तो मजाक था भाई, चलो।
एस्पेक्ट क्या है इसका? बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया है? 2002 में आया है। एक्ट कब आया है? 2002 में। ठीक है। पर्पस क्या था इसका? कि स्ट्रेंथन करना था साइंस पॉलिसी जो इंटरफेस है फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज फॉर बायोडायवर्सिटी, ह्यूमन वेलबींग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है? ये जो बायोडायवर्सिटी पर इको सिस्टम का जो सर्विसेज के लिए, ये क्वेश्चन 2012 में आया है। सुबो एंड राज, आज ही मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे याद है। सर्विसेज पे पूछा है यूपीएससी ने, गो एंड चेक इट। ठीक है। अब उसमें सर्विसेज में सप्लीमेंट्री सर्विसेज पूछा था 2012 में। ठीक है। चलो, टॉपिक रहने वाला है, इंपॉर्टेंट हो गया। तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का अंतर सरकारी मंच, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBES, कब स्टैब्लिश हुआ है? 2012 में बना। ठीक है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है भाई? पर्पस है, बता ही दिया अभी मैंने। बायो जैव जो विविधता का संरक्षण करना है, जहां भी बायोडायवर्सिटी हो, बायोडायवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज होना चाहिए, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी, ह्यूमन वेलबींग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कॉमन सेंस से आराम से कर दो। ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी, वही ह्यूमन वेलबींग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका फंक्शन है। ठीक है। मेंबर कौन होंगे? 150 मेंबर्स है इसमें। ध्यान से समझना, इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज विथ 150 मेंबर्स गवर्नमेंट, यानी इसमें कुछ ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है और कुछ कंट्री, 150 कंट्रीज जो है वो भी इसके मेंबर हैं। इंडिया का क्या रोल है यार? इंडिया तो ऑब्वियस है कि इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ IPBES, फाउंडिंग मेंबर है ये इस ऑर्गेनाइजेशन का। इसका सेक्रेटेरिएट क्या है? नॉट अ UN बॉडी, UN बॉडी नहीं है, UN की कोई ये बॉडी नहीं है सचिवालय, लेकिन UNF का सचिवालय सेवा प्रदान करता है, इसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। UN की बॉडी नहीं है, नॉट अ UN बॉडी, ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये फंसोगे। UN की बॉडी नहीं है ये, बट UN का जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है UNEP वाला, वो प्रोवाइड करवाता है, उसको सेक्रेटेरिएट सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बॉन, जर्मनी। ठीक है। आई IBP IPBES नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इंटरलिंकिंग अमंग बायोडायवर्सिटी, फूड, वाटर एंड हेल्थ, जल, भोजन, स्वास्थ्य और जैव विविधता, इनके बीच में। ठीक है। इंटरलिंकिंग जो है उसको दिखाता है, उसका आपको साइंटिफिक असेसमेंट करना है। इट्स प्रोवाइड अ साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन बायोडायवर्सिटी। ठीक है। चलो, ये भी याद रखना, अगर मैं कह दूं कि ओनली बायोडायवर्सिटी के लिए है, जवाब स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, गलत हो जाएगा, विल रॉन्ग, सॉरी। ठीक है जी मिसबा। सो वाटर के लिए भी है, फूड के लिए भी है एंड हेल्थ के लिए भी है। तो व्हाट आर द की फाइंडिंग्स? ये अनअकाउंटेड जो कॉस्ट है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्टिंग बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी खत्म होगी तो यह सबका नुकसान ही होना है। एक कॉस्ट जो है इसका, एक जो हिडन कॉस्ट है वो 10 to 25 ट्रिलियन डॉलर है। इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो भी इसमें, इसका एक अच्छा मेजर रोल है। प्लस
बायोडाइवर्सिटी का अगर डिग्रेडेशन हो रहा है 2 to 6% हर 10 साल में, ये खत्म हो रहा है। इससे कार्बन ऑब्जॉर्वेशन में गिरावट आएगी, वाटर क्वालिटी में कमी आ जाएगी, ये सब होगा। ठीक है। एंड वर्सिंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी। 50% जो है होगा यहाँ पे, वो आपका क्या है यहाँ पे, उभरती हुई बीमारी इकोसिस्टम से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है। आप कंक्लूजन को मेंस में भी हेडिंग पॉइंट में लिख सकते हो मेंस में। तो मैं कुछ लाइनें यहीं से कट करके मेंस के टाइम में आप लोगों को एक माइंड में, देखो अभी चलते चलते स्पॉन्टेनियस हॉट सीट पे बैठने से मेरा दिमाग ज्यादा दौड़ता है। ईच सब्जेक्ट पे, नॉट टॉपिक, ईच पेपर में एक प्रोग्राम स्टार्ट अगर करूंगा तो जो मेंस को फोकस करके होगा, उसमें 50 क्वेश्चंस, 50 to 60 क्वेश्चन मान लो, 60 क्वेश्चन पर पेपर आपको तैयार करके विद आंसर, विद माइंड मैप, सब कुछ करके मिलेगा। इसके लिए अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं है। वो जो बच्चे अपीयर होंगे मेंस में, उनके लिए तो थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव चलेगा ही चलेगा, बट इसका मैं आपको की ट्रिक दे रहा हूँ। ये मैगजीन ही है, मैगजीन से ही बनेगा वो। तो आपको जो दिया गया मैगजीन, उसको जितना डिकोड कर लो उतना बेनिफिट में रहोगे। ठीक है। तो वे हेड क्या होगा, रेस्टोरेशन ऑफ कार्बन रिच इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, मैंग्रोव, है ना, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट टू रिड्यूस डिजीज ट्रांसमिशन फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। एनिमल टू ह्यूमन जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जल्दी से बताओ। जेनोटिक, जेनोटिक डिजीजेस, राइट। मैक्सिमम हमें जानवरों से ही नई नई बीमारियां निकल के आ रही हैं। ठीक है, चलो। तो ये आपका आगे की राह में वही फिर अर्बन नेचर जो बेस्ड है सोल्यूशन लेना होगा, इंडिजीनियस नॉलेज को प्रमोट करना होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वन हेल्थ अप्रोच लेके आना होगा। दैट्स इट, हो गई बात खत्म। क्लियर, कहाँ कहाँ पे फोकस करना था, आराम से हो जाएगा। कोई अगर, कोई स्टूडेंट अगर आप लोग जी राज एंड मिसबा, जेनेटिक डिजीज है ना, ये भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा, तो क्लाइमेट चेंज से ये भी होगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी और फिर आपस में जो ये सब क्या है, इंटरमिंगल है, जुड़े हुए हैं। ये इसको अगर आपको रिवीजन करना होगा इस टॉपिक को, हार्डली कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट्स, बस इस टॉपिक की बात करो। तो आराम से अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तो 2-2.5 घंटे में आराम से ये चीजें हो जाएंगी। तो जितना हाय तौबा मचा रहे हो आप लोग, खूब खाती पीट रहे हो, वो सब करना बंद करो। इनफ टाइम है, आराम से हो रहा है। ठीक है, जी बिल्कुल। चलो, मेरी बातें समझ में आएंगी बट थोड़ा सा लेट। ये मेरा दुर्भाग्य, बैड लक, जो मैं आज कहूंगा वो लोगों को 2 साल बाद समझ में आती है, फायदा क्या हुआ। चलो, नेक्स्ट टॉपिक, एफएओ की नमक प्रभावित मिट्टी की वैश्विक स्थिति पर रिपोर्ट है, यानी ग्लोबल स्टेटस है ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। सॉइल पोल्यूशन को लेकर है, सीधी सी बात। तो पोल्यूशन से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन रहना है ईच एंड एवरी ईयर। ठीक है, रिपोर्ट कौन सी है, एफएओ की है। टॉपिक, इसका सब्जेक्ट क्या है, ग्लोबल स्टेटस ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल वाज रिलीज्ड। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल जो है, ये हैव अ हाई सॉल्युबल सॉइल
सैलिन सॉइल कह सकते हो, ठीक है, लवणीय, घुलनशील लवण, लवण जो है सोडिक, सोडिक सॉइल की अधिक मात्रा में होते हैं ये, और मिट्टी की उर्वरता इससे कम हो जाती है, पौधे में उसका जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, विच रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड अंडर प्लांट ग्रोथ, दोनों को रोक देता है। अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या है, सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, हमारे इंडिया की जो सॉइल है वो सबका टेक्सचर अलग अलग है, सॉइल हेल्थ कार्ड इसलिए लेके आई है गवर्नमेंट, 3 ईयर के लिए वैलिड है, किसान कॉल सेंटर से आपको हेल्प मिल जाती है। मैं चीजों को आपस में इंटरमिंगल कर रहा हूँ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ गधे नहीं। तो नॉर्थ ईस्ट में जो सैलिनिटी की प्रॉब्लम है उसके लिए हम क्या करते हैं, रेमेडी के रूप में क्या करते हैं, उसका सैलिनिटी को कम करने के लिए लाइमस्टोन डालते हैं, बुझा हुआ चूना यूज करते हैं, पर यहाँ तो ज्यादा है, ठीक है। चलो, तो प्लांट की ग्रोथ अगर रुक रही है, ठीक है, फर्टिलिटी कम हो रही है, तो सीधा हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना। चलो, तो सॉडिफिकेशन जो है, लवणीकरण और सॉडिफिकेशन के कारण क्या है, रीजन क्या है, फैक्टर इंक्रीजिंग सैलिनेशन एंड सॉडिफिकेशन। तो इसके देयर आर टू इसके फैक्टर्स हैं, एक तो ह्यूमन मैन मेड होगा और दूसरा नेचुरल उसका रीजन है, ठीक है। तो मैन मेड का क्या है रीजन, ये आपका बहुत ज्यादा आपने फर्टिलाइजर यूज कर लिया, लो क्वालिटी वाले जो वाटर है उसको आपने इरिगेशन में यूज कर लिया, वो पानी जिसको आप बहुत हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर को यूज कर दिया, ग्राउंड वाटर का को बहुत ज्यादा आपने एक्सट्रैक्शन कर लिया, उसका ये कर लिया, ओवर यूज कर लिया, ठीक है। कहीं से वाटर लॉगिंग हो गया, जल निकासी की समस्या आ गई, बहुत ज्यादा आपने फॉरेस्ट को कट कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ठीक है। प्लांट का जो रूट है वो क्या करता है, सॉइल को पकड़ के रखता है, वो नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा आपने पंपिंग कर दी, माइनिंग एरिया जो है, ह्यूमन एक्टिविटी किया, इसके कारण ये सब इसके पीछे का कारण है। प्राकृतिक कारण यानी नेचुरल कॉजेज में क्या, वही क्लाइमेट चेंज, बहुत ज्यादा अगर एरिडिटी हो गया, थ्रोइंग परमाफ्रॉस्ट, कहीं बहुत ज्यादा परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, यानी परमाफ्रॉस्ट क्या है, जमीन के अंदर समझ लो, जमीन से नीचे जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलने लगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा देश है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ओमान है। ऑस्ट्रेलिया एरिया वाइज एंड परसेंटेज वाइज ओमान है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे ये स्थिति और खराब होगी, बट ये ग्लोबल लेवल पे शायद थोड़ा कम पूछे, 10% जो है आप मान के चलो कि कम से कम जो ग्लोबल लेवल पे ये सैलिनिटीज के प्रॉब्लम को फेस कर रही है, ठीक है। अच्छा, और आपका जो मोस्ट इफेक्टेड कंट्री है, वही तो बता दिया, कवरेज एरिया 2.1%। इंडिया की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया की बात करें तो 2.1% जो एग्रीकल्चर लैंड है हमारा, वो तो सैलिनिटी को की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज देखें तो गुजरात, यूपी, यूपी का कौन सा, बुंदेलखंड वाला एरिया, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान सैलिनिटी ज्यादा फेस कर रहे हैं। अगर हम 70% ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर लैंड जो है इज अफेक्टेड ड्यू टू द यूज ऑफ ब्रैकिश ग्राउंड वाटर, ठीक है। खारे जल के कारण क्या हो रहा है, ये प्रभावित हो रहा है, यानी हमने खारे जल को क्या किया, सैलिनिटी वाटर को इरिगेशन में लगा दिया, वो और खराब हो गया। एक जगह का खारा पानी हमने दूसरी जगह यूज कर दिया इरिगेशन में, और वहां उससे उससे क्या हुआ, वो भी ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर गया। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या होगा, मिटिगेशन, मल्चिंग मेथड होगा टू प्रिवेंट सॉइल
डिग्रेशन, मल्चिंग से आप मिट्टी के क्षरण को रोक सकते हो। अडाप्टेशन, लवण सहिष्णु फसल उगाइए वहां पे। क्रॉप्स जो है, सॉल्ट टॉलरेंट टॉलरेंट क्रॉप्स एंड यूज ऑफ बायो रेमेडिकेशन, जो जिसमें कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिस्टोर सॉइल हेल्थ। ये सब इसके कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन भी पूछ रहा है यूपीएससी, रीजन भी पूछ रहा है, चैलेंजेस भी पूछ रहा है। समझ में आ रही है चीजें? तो मैंने आपको वंस अपॉन अ टाइम आप लोगों को कहा था कि यार 60% आपने अपना मेंस का सिलेबस कवर कर लिया। 60%, ये लो मैं फिर से कह दे रहा हूँ, 60%। जिस दिन आपने अपना सिलेबस का कंप्लीट कर लिया मेंस का, प्री आपका 40% तैयार हो गया। यानी 100 में आप 40 क्वेश्चन प्री करने लायक हो गए। बताया है। तो ऐसा नहीं है कि ये आप नहीं कर सकते, ये मतलब आप भी ऑब्जर्वेशन उसका देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। यही तो पूछ रहा है यूपीएससी। अब ये बताओ यार, अभी 16 क्लासेस लगेगी, तब जाके इन्वायरमेंट का 1.5 आवर्स का ये क्लासेस हो रहा है, 16 क्लासेस में जाके खत्म हो पाया। यूनिट 30 आवर्स तो लग गया मुझे कम से कम मिनिमम। कितना हो गया 16 इंटू 1.5, कितना हो गया? जल्दी बताओ, एक्स में 45, 40 आवर्स मान लो। 40 आवर्स जो मुझे लग रहा है खाली इन्वायरमेंट को करवाने में। आपको पढ़ने में थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम अगर पढ़ोगे तो 40 आवर्स तो केवल आप इंसेंटिव अब इंटेंसिव जो है, आप उसका एनवायरनमेंट को का पीवाईक्यू करने में लग रहा है। लोग 4 घंटे में करा रहे हैं यूट्यूब पे। क्या वो काम करेगा? जवाब है नहीं। इसका मतलब आपकी हेल्प करना को मैं दिखा रहा हूं कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, बट एक्चुअल में आपकी हेल्प नहीं हो रही है उससे। एक एहसास है कि हाँ कोई हेल्प कर रहा है, बट वो हेल्प नहीं है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्री का जो है ना, आईपीओ डाउन आ जाएगा। 24 आवर्स। अच्छा चलो 24 आवर्स का तो याद, एक दिन में तो पढ़ नहीं सकते ना उसको। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो बीच बीच में थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, कुछ को लगेगा मैं ज्ञान दे रहा हूँ। आज लगेगा, एग्जामिनेशन हॉल की बात करेंगे। जिस दिन एग्जाम आप लोग दोगे उस दिन अगर हिम्मत होगी तो मुझसे बात कर लेना एक बार। उस दिन भी क्लास रख देंगे। आप लोग लोगे नहीं ना, मुझे पता है। बातचीत कर लेंगे, कम से कम एटलीस्ट, या नेक्स्ट डे रख देंगे। 26 तारीख को होमवर्क दे रखा है, आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज फॉर डेकेड 23 से 24 से 34 के बीच का। लैंडलॉक्ड जो कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री, इन देशों के बीच की का जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या होगा। ठीक है, एलडीसी। अब जरा सा ये देखो, आपको प्री के लिए थोड़ा सा और क्या करना होगा। ऐसे मोटे मोटे कंट्री को, आप कंट्री नेम जो है वो आपको पता होने चाहिए कि कौन सा कंट्री लैंड लॉक्ड है। यूरोप में कितने कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है? मिसबा, फातिमा जी, चलो चलो जल्दी बताओ। हाउ मेनी कंट्रीज आर लैंड लॉक्ड इन यूरोप?
चलो, अरे क्यों नहीं है? यूरोप में सब डेवलप डेवलप कंट्रीज क्यों ना है? वेस्टर्न यूरोप डेवलप है, ईस्टर्न यूरोप तो पूरा का पूरा आपका ये, अब उसी में आप देखोगे यूक्रेन और वो सब आ जाएगा लैंडलॉक में, अफगानिस्तान आ जाएगा इधर आपको एशिया में। तो लैंडलॉक कौन कौन सी कंट्री है ये तो पता होना चाहिए ना, अफ्रीका में कौन कौन सी है ये सब तो पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछेगा। और यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम करेगा, यहीं से तो करेगा। ठीक है, चलो ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, चलो मैं उधर फोकस कर लेता हूँ इधर। चलो, तो ये जो लैंडलॉर्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उनका एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या होगा? डेवलपिंग के लिए ऑब्वियस सी बात है, डेवलप के लिए। तो यूएन ने इसके लिए, यूएन का जनरल जो जनरल असेंबली है, अडॉप्टेड अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ लैंडलॉर्ड डेवलपिंग कंट्रीज। इसके लिए एक यूएन का जनरल असेंबली जो है, इन्होंने एक प्रोग्राम को अडॉप्ट किया है। तो उसका टाइम पीरियड क्या है? उसका टाइम पीरियड है 24 से लेकर 34, 10 साल के लिए है ये। वियना प्रोग्राम एक्शन है, एक ऐसे ही लाया गया था, अलमाटी 2003 पर ये बेस्ड है। पर्पस है कि उसके जो चैलेंजेस हैं इन लैंडलॉर्ड के, देखो लैंडलॉर्ड मैं इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये भी समझ लो। अगर हॉर्मुज को और वो ब्लैक सी को अगर हम कट कर देते हैं तो रशिया नहीं आ पाएगा वहां, वो फंसा रह जाएगा। तो यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है बेसिकली, भैया नाटो को के साथ मत जाओ, नाटो के साथ मत जाओ, रशिया ये कह रहा है ना। तो रशिया का पोजीशन देखोगे अगर आप, तो उसको भी क्या करना है, इसके लिए तो पूरा एक वर्ल्ड वॉर जो है वो हो गया भाई। हिस्ट्री में इसका जो रूट है वो हिस्ट्री में जा रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में। रशिया को भी आना है मेडिटेरियन सी में, इसके लिए कुछ कंट्री जो है उसको बाईपास करते हुए आना होगा। ठीक है, तो लैंड, हर कंट्री के पास अपना ओशन नहीं है, तो ट्रेड कहाँ से करे? ट्रेड नहीं होगा तो डेवलप नहीं होंगे। तो चैलेंजेस सबके लिए लगभग मोर और लेस एक ही जैसे हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन वैसा है। ठीक है, चलो, तो प्रायोरिटी क्या होगी? वियना प्रोग्राम जो था, ये ये था आपका 14 से 14 तक के लिए था। ठीक है, खत्म हो गया, अब इसके बाद यूएन ये लेके आएंगे। ठीक है, तो इसका जो 3 प्रायोरिटीज है, द प्लान सेट 5 प्रायोरिटीज एरिया एज पर द यूएन फ्रेमवर्क विद मल्टीपल टारगेट्स। 5 प्लान जो प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स हैं उस पर फोकस करना। ठीक है, मल्टीपल इसके हैं, इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी एंड जॉब अपॉर्चुनिटी बाय 50%। 2034 तक आपको 50% क्या है उसमें जो प्रोडक्टिविटी है, लेबर की प्रोडक्टिविटी में और जॉब अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल पार्क इंडिया में भी चल रहा है, देखिए इंडिया से कंपेयर कर लो। रिड्यूस और एलिमिनेट नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड डेवलप डबल ग्लोबल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट बाय 2034। गैर शुल्क बाधाओं को कम करना, समाप्त करना, या 2034 तक वैश्विक वस्तु निर्यात को दुगना करना। इसमें से कोई भी एक पूछ लेगा आपसे, दो पूछ लेगा। ठीक है, और क्या है इसमें? इंश्योर करना है यहाँ पे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन इन ऑल LLDC, लीज डेवलपमेंट या जो लैंडलॉक डेवलपमेंट जो ये है उनके लिए इफेक्टिव करना, सभी के लिए। पर सभी क्या, कौन से? जो लैंडलॉक्ड हैं,
ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क, ये डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह 15 to 30 तक इसका टाइम पीरियड है, पूरी तरह से लागू करना, ताकि इसके जो रिस्क है उसको कम किया, रिड्यूस किया जा सके। ठीक है। तो लैंडलॉक्ड में भू आबद्ध विकासशील देश, इसमें आएगा कौन कौन? तो डायरेक्ट उनको ओशियन तक एक्सेस नहीं है, उनको कहेंगे लैंडलॉक्ड। अफगानिस्तान, पाकिस्तान होके ही वो ओशियन तक आ सकता है। और इस लैंडलॉक्ड में अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 570 मिलियन जो है पीपल यहाँ पे इस एरिया में रहते हैं। लिंकनस्टीन एंड उज्बेकिस्तान, इसको डबल लैंडलॉक्ड है, आपस में भी है, फ्री के लिए कर लो। चैलेंजेस वही है, ये कॉमन सेंस कि ट्रेड बैरियर होगा यार, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा अगर एक्सेस नहीं मिलेगा तो। ठीक है। उनका कंट्रीब्यूशन या जो पार्टिसिपेशन है वो ट्रेड में वो कम होगा। तो एक्शन प्लान का जो 5 जो पिलर्स है वो इंपॉर्टेंट था, जैसा कि अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा ना, ये देखो 5 प्रायोरिटी वाले जो सेक्टर्स हैं वो क्या है। ठीक है। तो प्रमोटिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इनोवेशन एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। और एनहांस रीजनल ट्रेड इंटीग्रेशन, इंप्रूविंग ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, इंश्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। कॉमन सेंस है। ठीक है। राज जी। एंड एशिया में क्या है, अफ्रीका में कितने हैं? ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि इस टॉपिक से पूरा क्वेश्चन एक प्री में आपको मिल जाए, लेकिन चांसेस हैं। तो 1% भी चांस है तो मैं इसको लूंगा। ठीक है। चलो, एशिया में 12, अफ्रीका में 16। वेरी गुड। लो भाई, राज ने बता दिया, सब लोग नोट कर लो। आज होमवर्क के रूप में 10 मिनट आप लोग अपने अपने मैप में जाओ, देखो कहाँ पे कौन कौन सा लैंड लॉर्ड है, कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है। बॉर्डर शेयर कर रहा है वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन है, कोई मिलिट्री कू हो गया है, ठीक है, या फिर कुछ और वजह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि यूपीएससी मल्टीपल एस्पेक्ट से पूछ लेगा, वो आप पढ़ के जा रहे हो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से, पूछेगा वो आईआर एस्पेक्ट से। आप कितना उसको डायमेंशन दे रहे हो, जस्ट लाइक अ एसे। निबंध में क्या होता है, आप कितना डायमेंशन खोल रहे हो उस टॉपिक के, कितने धागे खोल रहे हो, मार्क्स उसके मिलते हैं। बस यही चीज है, यहाँ भी करना, प्री में भी करो। इसके लिए आपका माइंड शांत होना चाहिए, पड़ोसी क्या बोल रहा है फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट न्यूज, अब आप लोगों की लाइफ में ऐसे कुछ लोग इंटर करेंगे, या तो कर चुके होंगे या अब करेंगे, ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूं, जो आपका माइंड को पजल करेंगे। कुछ उड़ती हुई खबरें, चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे कहीं भी हो, कुछ लोग आपके दिमाग को खराब करने की कोशिश करेंगे, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। घर वाले इसमें अनइंटेंशनली हो सकते हैं, बाकी लोग इंटेंशन के साथ करेंगे। और जो ये 50 दिन अपने माइंड को फिक्स रख देगा, स्टेबल रखेगा, जीत उसकी होगी। ये बात सबको समझ में आ गई? चलो, बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव सबको समझ में आई नहीं आई? ऊपर से निकल गई? अच्छा, एग्जाम्पल बता दूं?
राज के घर में साइकिल चोरी होगी, घर में कोई बीमार हो गया, ये अनइंटेंशनली है, ये न्यूज आप तक पहुंचा दी गई। पड़ोसी, तुमने ये नहीं पढ़ा यार, ये मैगजीन नहीं पढ़ी, अब तुम्हारा क्या होगा? तुमने वो कोचिंग का नोट्स नहीं पढ़ा, अब तुम्हारा क्या होगा? या तो आपके साथ हो रहा होगा या अब होने वाला है। देखो तुम्हारे बारे में राज सुबह जो है वो कुछ और बोल रहा था, XYZ, दो बातें अपनी तरफ से जोड़ के बोल दो, अब लोग करेंगे ऐसा। तो जो फोकस रहेगा, हम तोप से मारेंगे, लेकिन 26 तारीख, 26 मई के बाद रिएक्शन नहीं देना, कुछ दिमाग में भी नहीं रखना है, भूल जाओ, अपने फुल पोटेंशियल से काम करो। साल भर करना चाहिए था, बट अभी 50 दिन है, तो तुम्हें 50 डेज के लिए कम से कम कर लो। ठीक है, कोई कहे चाय पीने चलो यार, इतना पढ़ के क्या करोगे, टॉप करोगे क्या? 24 घंटा आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन कम से कम ये कर लो, आंख बंद करके लेट जाओ। अगर 4 घंटे से पढ़ रहे हो, आंखों में पेन आ रहा है, आप लेट जाओ, रिकॉल करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो, बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव, ये क्या है भाई? ये को 16 में आया था बेसिकली। इसमें निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में की भूमिका को टिकाऊ भूमि उपयोग पर लाना था बेसिकली, यानी हाईलाइट द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल लैंड यूजेस, निजी क्षेत्र की। इसको चल पकड़ के चलना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सस्टेनेबल लैंड यूज होना चाहिए पब्लिक इसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, UNCCD लेके आइए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। आज मैंने करवाया है इसको क्लास में, आज ही करवाया मयंक जी। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं, कुछ याद आ गया? हाँ, ऐसे याद करो यार, सारे क्वेश्चंस बताए हुए हैं, कुछ भी नया नहीं है। और ऐसे ही जो आपको ईयरली दिया गया, आप उसको ईयरली को करके चले जाओ, लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा। ठीक है, तो UNCCD डेजर्टिफिकेशन के लिए, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए है, कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन के लिए है, स्टैब्लिश हुआ था 1994 में। ओनली लीगल बाइंडिंग है, इट्स ओनली लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, कनेक्टिंग एनवायरमेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। एक लौता है ये, एकमात्र कानूनी बाध्यकारी, लीगली बाइंडिंग है ये वर्ड पर ध्यान फोकस करना, लीगल बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग। ठीक है, पर्पस क्या है? बिजनेस फॉर लैंड फोरम जो है 24 का, इट्स अ मेन इनिशिएटिव है ये UNCCD का, टू इन्वॉल्व द प्राइवेट सेक्टर इन सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट। देखो वाटर मैनेजमेंट भी शामिल है, निजी क्षेत्र को सतत भूमि और जल प्रबंधन दोनों शामिल किया गया है। किसको? निजी क्षेत्र को। क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव है 1.5 जो हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है बाई 2030 तक इसको रिस्टोर करना है। ठीक है, लैंड डिग्रेशन न्यूट्रलिटी, LD LDN, और बेहतर सूखा प्रतिरोध, ड्रॉट रेजिलियंस अश्योर्ड करना। तो रिस्टोर क्या करना होगा? 1.5 हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करना है, कब तक? 2030 तक। इंश्योर करना है लैंड डिग्रेशन न्यूट्रलिटी को, LDN को, और बेटर ड्राउट रेजिलियंस, यानी कि जो जहां पे पानी की बहुत ज्यादा वाटर की फैसिलिटी नहीं है, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, वहां पे हम ऐसे क्रॉप्स को उगाएं जो कि बहुत कम पानी इनटेक करते हैं, सस्टेनेबल होना चाहिए। क्लियर? सो व्हाट आर द की रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर का
क्या की रोल क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल लैंड प्रैक्टिसेस में हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट से वो भी एरिया भी जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, बेकार हो जा रहा है, यूज में नहीं है, अब यूज हो जाएगा। सपोर्टिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए। भाई हमारे पास लैंड भी फिक्स है, वाटर रिसोर्सेज भी हमारे फिक्स है। 2.4% ही हमारे पास वाटर ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज है। ऐसा तो 90%, 3% ही हमारे पास पानी है। 3%, 97% तो ओशन वाटर है जिसको हम ड्रिंकेबल नहीं है। बहुत कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि अभी बहुत महंगा है। तो ये भी फिक्स है, वो भी फिक्स है। लैंड बढ़ेगा तो नहीं ना। क्लियर? अच्छा, ये यहाँ पे शायद आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? बैकग्राउंड में काफी शोर आ रहा है। नहीं? ठीक है। नहीं, यहाँ पे जगराता चल रहा है। चलिए, क्लियर। चलो, इंपॉर्टेंट हो गया। अब यूपीएससी यहीं से तो पूछ रहा है, और कहाँ पूछेगा भाई। इसीलिए शॉर्ट नोट्स जो है उसी का ही मैंने पूरा आप लोगों को उतना करके आ जाओ, उसको मल्टीपल टाइम्स एग्जामिनेशन तक 4 to 5 टाइम्स कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलो। प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है भैया, आ जाओ। प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी नेगोशिएशन एडजर्न इन बुसान, साउथ कोरिया। बुसान कहाँ? साउथ कोरिया। एक एक ट्रीटी हुई है बेसिकली प्लास्टिक को लेकर, प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर। कहाँ पे? बुसान। ये आपका पीसीएस पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा, कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप साल भर का ये करें, अगर सिर्फ टॉपिक ही अगर मेरा वो करके जाते हो फैक्चुअल में, तो पीसीएस में वही करंट अफेयर में काम आ जाएगा। करके देख लेना। करके देखने का मतलब आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप पुराने वाले में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, पीसीएस में भी आ जाता है, बट मैं पीसीएस को ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यार 45 साल के बाद उम्र में जाके तुम एसडीएम बनोगे तो फायदा नहीं है ना। जब तुम 25 साल में, 30 साल में आईएएस बन सकते हो, तो उसके लिए 10-15 साल और वेट करना का कोई सेंस नहीं बनता है ना। थोड़ी सी मेहनत ही तो लगेगी। चलो, और आईएएस आईएएस होता है यार, उसका जलवा अलग है। चलो, प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इट्स अ कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लीगल बाइंडिंग है। प्लास्टिक पॉल्यूशन का के लिए ट्रीटी जो है, ये बिना किसी नेगोशिएशन के ही, विदाउट फाइनल, इसको फाइनलाइज नहीं किया गया और ये एग्रीमेंट खत्म हो गया। एक अच्छा इनिशिएटिव था लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंडेट क्या था? मैंडेट था कि ये इज बेस्ड ऑन 2022 यूएन का जो एनवायरनमेंट असेंबली रिजोल्यूशन था, विच सीक्स टू कवर द फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, डिजाइन एंड डिस्पोजल। यानी एक प्लास्टिक को, ये यूएन का है बेसिकली, देखो 22 में लाया गया था इस प्रस्ताव को, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि प्लास्टिक का जो पूरा साइकिल है, चाहे वो प्रोडक्शन को हो, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो डिस्पोजल, तीनों एस्पेक्ट को कवर करता है। इसी बेस पे इसको लीगल बाइंडिंग करना था कि भाई सब लोग मानेंगे, लेकिन इस पे सब लोग एग्री नहीं कर पाए। तो नहीं कर पाए, ठीक है। ईयू जो है, जो प्रोडक्शन जो कैपिंग था वो लगाया था। ईयू, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज डिमांडेड प्रोडक्शन लिमिट अपोज बाय इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना ने अब इसका अपोज कर दिया। ठीक है यार, समय सीमा पे हम नहीं काम कर पाएंगे। शिवांगी जी, करंट अफेयर के लिए तो नहीं, पूरे साल भर का अगर आप करके जा रहे हो, यही वाला करंट अफेयर, यूपी का नहीं, जनरल करंट अफेयर। तो अगर इसमें से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो अगर यूपी पीसीएस पूछता है, तो आपका 10 इसी मेरे नोट से आ जाएगा, इसकी गारंटी।
और 20-22 पेज का मैं आप लोगों को वो जो घटना सार है आगे का वो फ्रंट वाला देख लो, बात खत्म करो, सफिशियंट। ठीक है, घटना सार का आगे का जो पेजेस होता है बस, सॉरी 20-25 पेजेस वो देखने की जरूरत होगी। ठीक है, उसी से कवर हो जाता है। 4-5 दिन पढ़ दो, हो गया। अब आप लोग 10 दिन पढ़ सकते हो यार, हम लोग तो 2 दिन में ही खत्म करके जाते थे, क्योंकि हमारा मेरा बैकग्राउंड होता था कि भाई मैं ट्रेडिशनल क्वेश्चन से लीड लूंगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट तक पूरा रिटेन भी नहीं रहता है, इसीलिए ये भी दिक्कत है ना। इस ड्राफ्ट में प्लास्टिक की बात करें, उसका डेफिनेशन क्या था, पहले तो ये समझ लो, माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक, ठीक है, प्राइमरी प्लास्टिक, पॉलीमर्स एंड रिसाइकलिंग, ये इसके इस प्लास्टिक के डेफिनेशन में ये सब चीजें कुछ क्लैरिटी नहीं थी थोड़ी सी, इसलिए रुक गया। ये हमें इससे मतलब नहीं है, बस ये देख लो, माइक्रो प्लास्टिक एक वर्ड आ रहा है, नैनो प्लास्टिक आ रहा है, प्राइमरी प्लास्टिक आ रहा है, पॉलीमर्स आ रहा है एंड रिसाइकलिंग। तो ये 3 वर्ड जो है पॉलीमर्स कर लो, 4 वर्ड्स को, ये जो देयर आर 4 वर्ड्स, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में दे दूंगा आपको, थोड़ा सा टाइप करके मुझे दे देना कोई। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे दूंगा, बनाते वक्त में मुझे ध्यान नहीं रहता, पढ़ाते वक्त में ध्यान आता है, तो ये बता रहा हूँ। इंडिया का क्या स्टैंड है वो छोड़ दो, इंडिया का क्या स्टैंड है वो छोड़ दो, क्यों, वो नहीं पूछा जाएगा। बट प्लास्टिक पोल्यूशन से क्या क्या इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, प्लास्टिक क्यों इतना डेंजरस हार्मफुल है, बस ये जानने की जरूरत। क्लियर, चलो नेक्स्ट टॉपिक, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। अर्थ अवार्ड ये क्या है भाई, यूनेप का है, किसका है ये प्रोग्राम, अवार्ड कौन दे रहा है, यूनेप दे रहा है। ठीक है, क्यों दे रहा है, ऑब्वियस है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2024 का, ये माधव गाडगिल को दिया गया, एनवायरनमेंट पे रिसर्च करने के लिए, है ना, और कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन था। अब ये माधव गाडगिल कुछ याद, जल्दी से मुझे कोई कमेंट करके बताओ, माधव गाडगिल कहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था, जल्दी से 5 सेकंड के अंदर। अरे ये नहीं पूछा प्रभु, 16 में पूछा गया, ये से नहीं पूछ रहा हूँ। माधव गाडगिल रिपोर्ट आई है, किस पे थी, चलो ये बता दो। वेस्टर्न घाट, कुछ याद आया, प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, हाँ, WG मतलब वेस्टर्न घाट, अच्छा ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये दिमाग में होना चाहिए ना, वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न घाट के बारे में देखो यार, क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद क्यों हो रहा है, क्वेश्चन यही तो पूछेगा, और क्या पूछेगा। तो इनको एक अवार्ड मिल गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया, कोई बुक लिख दी होगी तो वो देख लेना। वेस्टर्न घाट की सुरक्षा के लिए इन्होंने अपना, और जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है, उनका कंट्रीब्यूशन था। इस अवार्ड को 2005 में स्टैब्लिश किया गया था, यूनेप देता है इसको। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होगा, 24 की थीम क्या थी, ये आप PCS के लिए देख लो, लैंड रेस्टोरेशन, ड्रॉट रेजिलियंस एंड जो कॉम्बैक्टिंग डेजर्टिफिकेशन के लिए काम करने वाले व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, या संगठन को, कोई ऑर्गेनाइजेशन को भी, कोई पर्सनल को भी दिया जा सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। ठीक है, पुरस्कार की श्रेणियां क्या होगी, तो इसकी जो 4 कैटेगरी है, पॉलिसी, लीडरशिप, इंस्पायरेशनल, इंस्पायरेशन एंड एक्शन, इंटरपेंड, क्या है इसका, मुझे दूर से क्यों नहीं दिख रहा, हाँ, इंटरप्रेन्योरियल विजन और साइंस एंड इनोवेशन के लिए।
ये 4 कैटेगरी भी हो गई। ये कैटेगरी आपको यूपीएससी पूछ लेगा, बस हो गया। नीति नेतृत्व के लिए, प्रेरणा और कार्रवाई के लिए, उद्यमशीलता दृष्टि के लिए, और विज्ञान और नवाचार के लिए। हो गया। यूनेप का है, पहले भी पूछा गया है, फिर पूछ लेगा। टॉपिक वही रहने वाला है। अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, बट अप्रोच उसका बदल नहीं रहा है। फैक्ट बदल रहे हैं, पूछने का तरीका बदल रहा है, बट अप्रोच वही है। यूनेप है तो यूनेप से पूछेगा ही पूछेगा। शुभो एंड राज, ठीक है। चलो, अमेंडमेंट टू अलम ऑर्डर। ये अलम ऑर्डर क्या है भाई? ALMM आदेश क्या दिया गया 2019, इसमें कुछ संशोधन हुआ है। तो ये ऑर्डर क्या है, पहले इससे रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री कौन सी है? तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। ये इसको आदेश दिया गया, ये आदेश इसने दिया है, ऑर्डर रिलीज किया है, ये अथॉरिटी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या? टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स एंड सेल्स। उसके प्रोडक्शन को, डोमेस्टिक में प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, डोमेस्टिक रूप से। मेन अमेंडमेंट क्या करना है, इसके लिस्ट में पीवी सेल को इंट्रोड्यूस किया गया है। सेकेंड लिस्ट की शुरुआत की गई पीवी सेल के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है यार। अमेंडमेंट क्यों हुआ? क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो कोई भी आप गवर्नमेंट की अगर ऑल सोलर पीवी मॉड्यूल्स यूज्ड इन गवर्नमेंटल बैक प्रोजेक्ट, नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट एंड ओपन एक्सेस रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इनिशिएटिव मस्ट यूज सोलर सेल फ्रॉम ALMM लिस्ट 2। अर्थात कहने का मतलब है कि अब जो भी लिस्टेड होगी गवर्नमेंट की, कोई भी योजना होगी, गवर्नमेंट किसी को फंड दे रही होगी, कोई भी परियोजना को बैक कर रही होगी, उस सभी में क्या करना है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी रिन्यूएबल एनर्जी का हमें फोटोवोल्टेइक भाई 70 तक हमें क्या करना है? कार्बन शून्य करना है ना, जीरो करना है, कार्बन इमिशन को जीरो करना है। ये कब होगा? जब आप ऐसे काम करोगे, पॉलिसी लेवल पे काम करोगे। तो जितने भी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब आप देखोगे जो भी 4 लेन 6 लेन जो चल रहा है, बन रहा है, उसमें क्या हो रहा है? जो लैंप पोस्ट बना है जो लाइट के लिए है, उसमें फोटो एक प्लेट लगा दिया उन्होंने, झंझट ही खत्म। तो फोटोवोल्टेइक सेल का यूज अनिवार्य बता दिया है यहाँ पे, ठीक है, मैंडेटरी है, ठीक है, मस्ट यूज है, ठीक है। और क्या है? अब ये लिस्ट सेकंड में कौन आ गया? सोलर पीवी सेल आ गया सेकंड लिस्ट में, इसकी शुरुआत हुई है। तो फर्स्ट लिस्ट में क्या था? तो पीवी मॉड्यूल्स की सोर्सिंग को लिस्ट 1 में शामिल निर्माताओं तक ही सीमित किया गया था, अब इसको लिस्ट 2 में डाल दिया गया। द प्रोजेक्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन अवॉर्डेड। अच्छा, तो ये मैंडेट क्यों है? सोर्सिंग ऑफ पीवीसी मॉड्यूल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग, ये जो ALMM का जो लिस्ट था उसमें ये पहले से था, 21 में था, अब लिस्ट 2 लाया गया, सेकेंड लिस्ट लाया गया। तो कुछ इसमें एग्जेम्पशन भी मिलेगा। एग्जेम्पशन क्या मिलेगा कि भैया आपने जो पहले सोर्स की बात थी, यहाँ पे देखो, पहले परियोजना, वे परियोजना जो पहले से ही आवंटित की जा चुकी है या फिर जिसका जो कंप्लीट होने वाली है, बाइंडिंग प्रोसेस, बिडिंग प्रोसेस जो था बिफोर द इंस्योरेंस ऑफ दिस ऑर्डर, तो उसको भी अब छूट मिलेगी। यानी जो पहले इन्होंने अप्लाई नहीं किया था या जो परियोजना पहले से चल रही थी, अब उसको, उसमें भी इसको भी इंक्लूड कर लिया गया, उनको छूट दी जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्प्लीमेंट इसका टेक्नोलॉजी प्रमोशन क्या होगा? थिन फिल्म जो सोलर मॉड्यूल्स है, मैन्युफैक्चर इन इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल्स यूनिट विल बी कंसिडर कंप्लाइंट विद, ये लिस्ट से, इसका जो सेकंड लिस्ट है जो
उसी के अनुरूप माना गया है। तो टेक्नोलॉजी को थोड़ा इन्हांसमेंट किया गया, थिन फिल्म अब यूज किया जा रहा है। आप पहले का सोलर प्लेट देखोगे काफी मोटा होता था, और उसमें अगर डस्ट बैठ गया तो उसको साफ करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। अब सोलर प्लेट बहुत थिन आ रहे हैं पहले की, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस हो गई है। उसकी प्लेट थोड़ी सी उसकी पतली है, प्लस उसमें उसको साफ करने की जरूरत लंबे समय तक नहीं पड़ती जरूरत। उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं बैठेगा, उसको इतना रिफाइंड, मतलब उसको ये बनाया गया, उस टेक्निक से बनाया गया। तो लागू होने की तिथि क्या, इम्प्लीमेंटेशन इसका डेट क्या है, 2026 से ये लागू होगा। ठीक है। भारत में अभी इंडिया में बात करें यार, तो चैलेंजेस इन इंडिया सोलर मैन्युफैक्चरिंग में, तो लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। 62% ही सोलर इक्विपमेंट हम, ये जो हम डिपेंडेंट है चाइना पे, 62% तो हम चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है, वियतनाम मलेशिया से भी हम कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी आत्मनिर्भर भारत तो हो नहीं पाया। ठीक है। जो रेयर अर्थ, जो क्रिटिकल जो मिनरल्स है, ये अभी आपको फैब में भी मिलेगा देखने को। यहां से क्वेश्चन इस बार रहेगा, इसीलिए मैंने फैब वाले मंथ में इसको डाला है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इसके प्रोसेस को, उसको माइनिंग करना हो, प्रोसेसिंग है, तो इसकी कॉस्ट जो इफेक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। ये चैलेंजेस है। R&D में बहुत कम हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। जो रॉ मटेरियल है उसका सोर्सिंग डिफिकल्टीज है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसके लिए एक्सट्रैक्शन के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, लेबर भी नहीं है हमारे पास, उसकी भी कमी है। तो ये सब चैलेंजेस है। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से बताओ। चलो कॉर्पोरेट, आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। यार बोल बोल के दम खुल जाता है। नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। चलिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ऑनलाइन में, नॉन स्टॉप मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग तो नहीं बोल रहे हो ना। बातचीत तो हो नहीं रही है कि आप बोलोगे फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं सुनूंगा, फिर आप बोलोगे, तब तक रेस्ट मिलेगा, वैसा तो होगा नहीं। तो नॉन स्टॉप बोलना होता है ना। चलो, इंडिया लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी। नहीं नहीं, ये टॉपिक नहीं, कॉर्पोरेट वाला है। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिशियंसी नॉर्म्स। ठीक है, ये वाला ये टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक है, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिशियंसी नॉर्म्स। छोटा छोटा टॉपिक है, न्यूज़पेपर में था, लेकिन आपको देखना भी जरूरी है। ठीक है, चलो, इसका एस्पेक्ट क्या है भाई। सेंट्रल जो है, द सेंट्रल इज लाइकली टू इम्पोज पेनल्टीज। सेंट्रल कुछ वाहन निर्माताओं और पर कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जुर्माना लगाने की योजना बना रही है। यानी कि यार तुमने वैसा कुछ फ्यूल एफिशिएंसी वाला जो गवर्नमेंट ने दिया था, गाइडलाइन दिया था, आपने उसको फॉलो नहीं किया। कि जो ऐसे इंजन को बनाओ जो फ्यूल इफिशिएंसी, कम से कम फ्यूल उसका कंजम्पशन हो। 17 में सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था 2001 का, इसको गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था, अधिसूचित किया था। इसका ऑब्जेक्टिव था, कि भाई रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन बाय लोअरिंग CO2 इमिशन को कम करना है। इसीलिए तो भारत 6 लेके आया गया, ईवी लाया गया, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है वो लाया गया है ना। तो डिक्रीजिंग ऑयल डिपेंडेंसी एंड कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन, इसके को कम करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव था। बट ये इसपे कॉर्पोरेट जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, इंजन बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब उस पर पेनल्टी लगेगा। तो इन मानदंडों को, इन नॉर्म्स को, दिस नॉर्म्स लिंक द कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल कंजम्पशन
इन लीटर, मतलब ये पर लीटर है, 100 जो है किलोमीटर ये होना चाहिए, टू द कॉर्पोरेट एवरेज कर्व वेट फॉर ऑल द कार्स सोल्ड बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यानी OEM इन द फिजिकल ईयर। इनका इसका मतलब था, इसका ये कि जो भी वाहन निर्माता जो है OEM जो है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यानी मान लो कि यार कि एक कौन सी गाड़ी है, अरे कोई कार का नाम बताओ, मैं भूल गया, कोई कार का नाम, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो का या आपने वो बना दिया, या फिर आपने इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड ले लिया, ठीक है, तो उसका पार्ट्स भी आप डिलीवर नहीं कर रहे हो, तो पार्ट्स नकली बिक रहे हैं, नकली बिक रहे हैं तो क्या होगा, इंजन पे उसका असर पड़ रहा है और फिर पोल्यूशन पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो OEM किसी वाहन निर्माता द्वारा वित्तीय वर्ष में बेची गई जितने भी कार को कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल लीटर, उन कारों के औसत कर्व वेट से जोड़ा जाएगा। ये कर्व वेट क्या है कि नहीं, आपने 100 किलोमीटर चलने पर कितना कार्बन इमिशन किया, ये इसका मतलब है। ये पूछा जा सकता है, टेक्निकल चीजें यहां से पूछेगा यूपीएस। तो लागू होने की स्थिति क्या है, यानी इसका जो नॉर्म्स है, बेसिकली दिस नॉर्म अप्लाई टू पेट्रोल, डीजल, लिक्विफाइड LPG है, CNG है, ठीक है, विद अ ग्रॉस व्हीकल वेट लेस देन 3500 किलो का, बड़ा बड़ी जो गाड़ियां होती है ना, लॉरी वगैरह होती है, उसके लिए उन वाहनों पर ये लागू होगा, से कम है, ठीक है। तो ये नॉर्म्स है, ये देख सकते हैं, इसका कोई एक स्टेटमेंट उठा के कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकता है यूपीएससी। डायरेक्ट, एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट फॉर्म में अगर आप ये सोच रहे हो कि इस टॉपिक से ही डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा, जवाब है नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक पॉल्यूशन का उठा के, ध्यान से समझना, एक पॉल्यूशन का उठाकर एक यहां से स्टेटमेंट उठा लेगा, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में किया गया, करंट में खादी ग्राम उद्योग वाला जो है, खादी दिवस, हथकरघा दिवस का मनाया जा रहा है, हैंडलूम डे, और उसको पूछ लिया फर्स्ट वो कब हुआ था, अब जोड़ते रहो तुम लोग, उड़ते रहो, बस ऐसे ही पूछेगा स्वदेशी से, बिल्कुल, तो ऐसे ही पूछेगा ये भी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा मुझे 1 सेकंड का टाइम देना, अभी कहीं नहीं जाना। मैं जो लोग मॉर्निंग के क्लास में नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा एक वो कर दे रहा हूँ, 1 सेकंड ना। एक क्वेश्चन मुझे बताना था, ये पेज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, विजिबल है, एनवायरनमेंट का PYQs, हाँ, ठीक, ये देखो, ये मॉर्निंग की क्लास में मैंने बता रखा है बच्चों को, आप लोग जो लोग इवनिंग के क्लास में हैं उनके लिए है। ये पुराने तरीके से पैटर्न से पूछा जा रहा है, यूपीएससी पूछ रही है, ठीक है। सुबो एंड राज, वो परेशान होने की जरूरत नहीं, बस खाली टेक्निक समझ लो, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, ठीक है, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स, 1 and 2, only 2, 2 and 3, only 3, यही पूछा है। अब इसको यूपीएससी कैसे पूछ रहा है, अभी के टाइम में इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना है, only 1, only 2, only 3, none of the above। तो अब यहाँ पे अगर आंसर इसका ओनली, ये केवल 2 है, देख लो यहाँ पे यार, ये वाला है ओनली, ये है स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या कोई तरीका चेंज हुआ? नहीं, पूछने का तरीका वही था, कॉम्प्लेक्स कर दिया, तो बिल्कुल, तो थोड़ा सा अब क्या हो गया,
बस यही समझना है, कुछ नया नहीं है। पीवाईक्यू से बाहर नहीं जाएगा यूपीएससी। 70% क्वेश्चन तो आना इसी से है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो, क्लियर है। हम्म। अब हमारा क्या है, अच्छा यहां से हम कल स्टार्ट कर लेंगे। कोई डाउट है या किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी तरह का, तो वो मुझे बताओ। यूट्यूब पे लग जाएगा, आप लोग वहां से भी जिनका छूटेगा कुछ देखना होगा वो सब देख सकते हैं। शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हो यार, है ना? ठीक है, चलो, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।